हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में आप करेंगे सेक्शन 40B। क्या है ये सेक्शन? मैक्सिमम परमिसेबल रेमुनरेशन टू पार्टनर ऑफ अ फर्म, और साथ ही साथ इस सेक्शन में मैक्सिमम परमिसेबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स ऑफ फर्म। अब बात यह आती है कि एक मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है ही क्यों? ऐसा क्योंकि फर्म को एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पार्टनर्स को रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने नहीं दिया जा रहा। क्यों लिमिट लगा दी इनकम टैक्स ने कि भाई इससे ज्यादा आप अगर रेमुनरेशन दे दोगे, इससे ज्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे तो हम डिसअलाउ कर देंगे। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। फर्म के हाथ में टैक्स का रेट होता है 30%, जबकि पार्टनर्स इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि फर्म का टैक्स रेट हायर है, 30% है, फ्लैट। 1 रुपया भी कमाएगी 30% टैक्स है। और पार्टनर को स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है, जिसमें भी 7 लाख रुपए तक टैक्स देना ही नहीं है। आपको भी पता है 7 लाख रुपए तक रिबेट वगैरह मिल जाता है, और न्यू स्लैब के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। अब ये रेमुनरेशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है। यानी पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है या रेमुनरेशन देती है तो उसे खर्चे की तरफ पीएल में चार्ज करती है, जिससे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो जाता है। हालांकि ऑन द अदर हैंड यही रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी की इनकम बनता है और उनके हाथ में टैक्सेबल होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम जिसमें 3 पार्टनर हैं, मान लेते हैं 21 लाख रुपए आ रही है और अभी रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन टू पार्टनर चार्ज नहीं हुआ है, और प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है बिफोर चार्जिंग दीज 2 आइटम्स? पार्टनरशिप का आ रहा है 21 लाख रुपए। 3 पार्टनर है उस फर्म में। जरा सोच के देखिए, अगर मैंने 7-7 लाख रुपए एक एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन मिला के बना दिया तो क्या होगा? 21 लाख रुपए चार्ज हो जाएगा फर्म के पीएल में, जिससे उसका प्रॉफिट हो जाएगा निल और टैक्स हो जाएगा निल। पार्टनर के हाथ में भी 7-7 लाख रुपए गया, मैंने इंटरेस्ट और रेमुनरेशन मिला के हर पार्टनर का 7-7 लाख रुपए बना दिया, ठीक है, और सभी पार्टनर के हाथ में 7-7 लाख रुपए गया। तीनों की इनकम पे भी टैक्स कितना हो गया? निल। यानी कुल मिला के 21 लाख रुपए जो फर्म ने कमाए, जो पार्टनर्स में बटे, इन सब पे मिला के ना तो फर्म से टैक्स आया और ना पार्टनर से टैक्स आया। क्या आपको नहीं लगता कि हर फर्म, अच्छा यहां पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा था, अगर लग भी जाएगा तो कितना लगेगा? अरे ये भी तो हमें पता है, इंडिविजुअल के हाथ में पहले 3 लाख तक टैक्स ही नहीं है। 3 लाख से 6 लाख 5% है, 6 से 9 10 है। यानी पहले 5, 10, 15, 20, फिर कहीं जाके 30% होता है। यानी पार्टनर के हाथ में टैक्स हमेशा कम आएगा, इवन इफ टैक्स इज एप्लीकेबल। हम सिर्फ और सिर्फ रिबेट वाली बात नहीं कर रहे कि भाई 7 लाख रुपए तक छूट मिल गई, टैक्स नहीं है। अगर टैक्स लग भी रहा होता तो पार्टनर के हाथ में टैक्स कम आता, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स ज्यादा आएगा। तो हमेशा पार्टनरशिप फर्म ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए पार्टनर्स को, ताकि उनके हाथ में इनकम क्रिएट हो और फर्म का इनकम कम हो जाए। इसीलिए इनकम टैक्स कह रहा है इस पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल लगाएंगे। एक सर्टेन अमाउंट की लिमिट होगी, इससे ज्यादा रेमुनेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर को दिया जाएगा तो हम वो डिसअलाउ कर देंगे पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। यानी एड बैक कर देंगे। जितना डिसअलाउ करेंगे तो इनकम फर्म की बढ़ जाएगी और अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ जाएगा फर्म को, राइट? तो आइए देखते हैं सेक्शन 40B। Maximum permissible remuneration to partner in firm. To allow remuneration, the following specific condition as prescribed by section 40B should be satisfied. To allow remuneration, अभी तक तो मैं ये बात कर रहा था कि रेमुनेशन कितना अलाउ होगा, वो सब छोड़िए, कितना अलाउ होगा। 1 रुपए का भी रेमुनेशन तभी अलाउ होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो रेमुनेशन अलाउ ही नहीं होगा। अभी हम लोग सेक्शन 40B में पहले रेमुनेशन की बात कर रहे हैं। टू अलाउ रेमुनरेशन सबसे पहले बोल रहा है, दीज आर द कंडीशन टू अलाउ रेमुनरेशन इवन ऑफ ₹1। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तब तो रेमुनरेशन दे ही नहीं सकते। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेमुनरेशन दे सकते हो। कितना दे सकते हो तब बताएंगे लिमिट कितनी है, इतना ही दे सकते हो, ठीक है। अगर रेमुनरेशन देना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्या क्या?
अच्छा, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। नंबर 1, द रेम्युनरेशन शुड बी पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। अच्छा, क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, एक ने पैसा लगाया है, बाकी 2 काम करते हैं, एक ने सिर्फ कैपिटल लगाया है, ठीक है, वो काम नहीं करता उसमें, तो उसे रेम्युनरेशन अलाउ नहीं होगी, वर्किंग पार्टनर को ही रेम्युनरेशन अलाउ होगी। दूसरी बात, रेम्युनरेशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, यानी सिंपल सा कहना है, पहली वाले पॉइंट को फिर से समझा दे, रेम्युनरेशन शुड बी पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। सपोज ये फर्म का पीएल है, ठीक है, टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन ए बी सी, ए को मैंने दिया 1 लाख रुपया, बी को दिया 1 लाख रुपया, 1,20,000, और सी को दिया मान लीजिए 1,30,000 रुपये। ए वर्किंग पार्टनर है, सी वर्किंग पार्टनर है, ये नॉन वर्किंग पार्टनर है बी, ठीक है। तो जो भी फर्म का प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, इसमें क्या किया जाएगा, नॉन वर्किंग पार्टनर का तो 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए जोड़ दिया जाएगा, और ये पीजीबीपी की इनकम होगी। क्लियर है सबको? ये तो डिसअलाउ हो ही जाएगा, नॉन वर्किंग पार्टनर की रेम्युनरेशन तो अलाउ होती ही नहीं है। अब इनका इतना अलाउ होगा कि नहीं, वो तो बात की बात करते हैं, रेम्युनरेशन अलाउ होगा कि नहीं पहले ये बात करेंगे, फिर लिमिट बताएंगे कि इसकी लिमिट कितनी है, ठीक है। नॉन वर्किंग पार्टनर का तो अलाउड ही नहीं है। रेम्युनरेशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या मतलब है, पार्टनरशिप डीड में रेम्युनरेशन लिखा होना चाहिए, मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जांपल, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई और उसमें पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड तो मालूम है ना, जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपस में समझौता करते हो कि भाई हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कैपिटल कैसे लगाएंगे, कोई डिस्प्यूट होगा तो कैसे सल्टारा होगा, ठीक है, किसको कितनी रेम्युनरेशन दी जाएगी, ये सब कुछ तय होता है, ठीक है। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का। तो जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई थी उसमें आपने रेम्युनरेशन की बात ही नहीं लिखी, ठीक है, तो क्या आपको रेम्युनरेशन अलाउ होगा इनकम टैक्स में? नहीं होगा। आपने रेम्युनरेशन लिखा, लेकिन पता है क्या लिखा, आपने लिखा रेम्युनरेशन पार्टनर्स को दिया जाएगा जैसा भी आपस में डिसाइड हो जाएगा, बस। आपने अमाउंट नहीं लिखा, जैसा भी डिसाइड हो जाएगा। नहीं, ये ऑथराइज नहीं है रेम्युनरेशन। तो आपने जो रेम्युनरेशन पे कर दिया फिर वो ऑथराइज नहीं हुई, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऑथराइजेशन होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ, ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है यहां पे, ऑथराइज से मतलब है अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन शुड बी ऑथराइज्ड। अच्छा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, द रेम्युनरेशन शैल बी पेड टू वर्किंग पार्टनर ए बी एंड सी, हाउ मच, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। अब ये रेम्युनरेशन अलाउड है, रेम्युनरेशन अलाउड है। मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 5, 4, 3 अलाउ हो जाएगा कि नहीं, ये तो बाद में देखेंगे, अभी लिमिट तो बाद में बताएगा। हाँ, रेम्युनरेशन अलाउ हो जाएगा अगर आपने अमाउंट मेंशन किया है तो, राइट। अच्छा, मान लीजिए आपने ऐसा लिखा कि रेम्युनरेशन शैल बी अलाउड एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 40B। 40B में लिमिट दी गई है, लिमिट में क्या है, अमाउंट ही तो है। तो अगर आपने ये लिख दिया ना, अमाउंट लिखने की बजाय लिख दिया कि रेम्युनरेशन शैल बी पेड टू द पार्टनर एज पर सेक्शन 40B, तो भी अलाउ हो जाएगा। याद रहेगा ये बात आपको। अदरवाइज आपने कुछ और लिख दिया कि रेम्युनरेशन शैल बी पेड एज म्यूचुअली डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स, नहीं अलाउ होगा, ठीक है, आपको स्पेसिफाई करना होगा अमाउंट। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि रेम्युनरेशन शैल बी पेड टू द पार्टनर एज पर सेक्शन 40B लिमिट, तो ये अलाउ हो जाएगा, क्योंकि 40B लिमिट अमाउंट ही प्रिस्क्राइब करता है, यानी वो क्लियर है कि रेम्युनरेशन कितना पे किया जाएगा, अब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, 40B की लिमिट में तो ओवरऑल रेम्युनरेशन होता है, उसमें ये लिखा रहेगा कि 40B की जो लिमिट है उतनी रेम्युनरेशन पे होगी पार्टनर ए बी और सी को इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 या 1:1:1। तो इस तरीके से अगर हम लिख दें कि जो भी लिमिट उसमें है टोटल रेम्युनरेशन की, जो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है पार्टनर्स को देना, तो उसको हम इस रेशियो में बांट देंगे, तो ये आपको अलाउ हो जाएगा रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन शुड नॉट पर्टेन टू द पीरियड प्रायर टू पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या मतलब है, मैंने पार्टनरशिप डीड बना दी, कब बनाई, 1/4/23 को बना दी, और 1/4/23 को हम इसमें रेम्युनरेशन लिखना भूल गए, ठीक है। तो अब सीए साहब, मैंने कहा कि रेम्युनरेशन चार्ज कर देते सभी पार्टनर का, तो मेरे सीए साहब ने बोला कि अरे भाई साहब आपने रेम्युनरेशन लिखा ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में, चार्ज ही नहीं कर सकते। आज डेट कितनी थी, 1/6/23। तो हमने कहा एक काम करते हैं, 1/6/23 को एक अमेंडमेंट बना लेते हैं, अमेंडमेंट टू
द ओरिजिनल एग्रीमेंट, ठीक है। वो क्या होगा, उसमें हम लोग लिख देंगे कि ओरिजिनल एग्रीमेंट में रेमोनरेशन छूट गया था, ये एक एनेक्सर हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर दैट एग्रीमेंट, जिसमें हम लोग ने रेमोनरेशन भी डिसाइड कर लिया है, विल बी विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो रेमोनेशन आपको अभी भी अप्रैल और मई की अलाउ नहीं होगी, जून से अलाउ हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते एग्रीमेंट में, ठीक है। यानी अगर आपने एग्रीमेंट बनाया, आप भूल गए रेमोनेशन, तो जब आपने वापस से एग्रीमेंट को चेंज किया और रेमोनेशन लिखा, तभी आपको अलाउ होगा। तो इट शुड नॉट पर्टेन टू द पीरियड प्रायर टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की जो पीरियड है उसके पहले के पीरियड का रेमोनेशन नहीं हो सकता। पार्टनरशिप डीड अब हमने जो जिसमें रेमोनेशन बनाया है वो कहाँ है, 1/6/23 का है, तो इसके पहले का नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे इस दिन भी तो पार्टनरशिप डीड है, बेटा इस वाली पार्टनरशिप डीड में तो रेमोनेशन था ही नहीं ना, तब तो बात ही नहीं आता, तब तो होगा ही नहीं। इस वाली डीड में हमने रेमोनेशन डाला, तो इस वाली डेट के पहले का रेमोनेशन तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, रेमोनेशन शुड नॉट एक्सीड द परमिसेबल लिमिट। परमिसेबल लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लिमिट क्या है आइए यहां दिखा देते हैं आपको। If the above conditions are satisfied, the remuneration to partner is allowable as deduction in the hands of firm. However, the maximum amount of such payment to all the partners. ध्यान दीजिएगा, ये रेमुनेशन की जो लिमिट होती है वो पार्टनर वाइज नहीं दी होती, वो दी हुई है टोटल रेमुनेशन कितना अलाउड होगा पार्टनर को। टू ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड द लिमिट गिवन बिलो। बुक प्रॉफिट। ना ये लास्ट में सर व्हाट इज बुक प्रॉफिट, आप एक बार के लिए मान लीजिए बुक प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। जितना फर्म कमा रही है उसी के बेसिस पे रेमुनेशन डिसाइड किया जाएगा कि पार्टनर्स को कितना दिया जा सकता है। ये है मैक्सिमम अमाउंट। आप अगर कम दे रहे हैं पार्टनर को तो वेल एंड गुड, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा दे रहे हैं तो परेशानी है। ज्यादा देंगे आप इस लिमिट से तो डिसअलाउ हो जाएगा, फर्म की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। इफ बुक प्रॉफिट इज निगेटिव 1.5 लाख, अब हम इसको ऐसे नहीं बोलते कि बुक प्रॉफिट निगेटिव है तो 1.5 लाख, हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा कि बुक प्रॉफिट निगेटिव मतलब अगर लॉस भी है तो 1.5 लाख रुपए का रेमुनेशन दे सकते हो, तो हम कहते हैं 1.5 लाख का रेमुनेशन तो हर केस में दे सकते हैं। अरे अगर ये कहा जा रहा है कि प्रॉफिट पे रेमुनेशन देना है लेकिन घाटे में भी 1.5 लाख दे सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख तो हर हाल में दे सकते हैं भाई साहब। जब घाटे में 1.5 लाख दे सकते हैं तो प्रॉफिट में तो दे ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है आप कहेंगे 1.5 लाख रुपए का रेमुनेशन हर हाल में दे सकते हैं। फिर आगे देखिए, इन केस बुक प्रॉफिट इज पॉजिटिव, अगर आप प्रॉफिट में हो तो पहले 3 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट पे कहता है 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। अब हम ऐसे नहीं बोलते 1.5 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, हम सीधे बोलते हैं 90% ऑफ द प्रॉफिट। पहले 3 लाख रुपए पे 90%, फिर उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचा उस पे 60%। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। अरे सीधी सी बात है यार, 1.5 लाख रुपए तक की रेमुनेशन तो आप हर हाल में ही दे सकते हो, तो बार बार क्यों बोले 1.5 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। अरे 1.5 लाख रुपए तो आप हर हाल में दे सकते हो, लॉस में भी दे सकते हो, ठीक है। अगर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट 1,30,000 आएगा तो क्या 1,30,000 दे सकते हो क्या, नहीं, हमको तो मालूम है 1.5 लाख तक तो हम दे ही सकते हैं। 1.5 लाख रुपए के ऊपर अगर दिया जा रहा है तो दिमाग लगाना कि डिसअलाउ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए तक दिया हो तो दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, 1.5 लाख रुपए तो हर हाल में दे सकते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा, इंटेंशन सेम है, मीनिंग वही निकलेगी। लॉ अलग तरीके से कह रहा है, मैं अलग तरीके से कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि 1.5 लाख रुपए की पार्टनर्स को रेमुनेशन हर हाल में दी जा सकती है, लेकिन अगर फर्म कमा रही है तो पहले 3 लाख रुपए के प्रॉफिट पे 90%, उसके बियॉन्ड जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर 60% की रेमुनेशन दी जा सकती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें आप हमें सॉल्व करके दिखाएंगे कि रेमुनेशन कितनी होगी। एग्जाम्पल, इस क्लास का नंबर 1 है तो नंबर 1 ही कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे हम आपको देंगे बुक प्रॉफिट और इधर आप बताएंगे रेमुनेशन टू मैक्सिमम रेमुनेशन टू पार्टनर, टू ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर का मिला के मैक्सिमम रेमुनेशन कितना हो सकता है, ठीक है। पहला है -1 लाख रुपए का प्रॉफिट, -1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए पॉजिटिव, 1.5 लाख रुपया पॉजिटिव, 2 लाख रुपया पॉजिटिव, 4 लाख रुपया पॉजिटिव और 6 लाख रुपया पॉजिटिव। चलिए सारे केसेस में आपको मैक्सिमम रेमुनेशन टू पार्टनर बताना है। एक काम करिए, जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए इसको, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दीजिए, सारा आंसर लिख दीजिएगा खटाखट।
ठीक है, एक के नीचे एक सारा आंसर लिख दीजिएगा, और जब मैं करवा लूंगा तो आप वहां पे लिखिएगा कि आपके कितने करेक्ट थे, उसी अपने आंसर की रिप्लाई बनाइएगा और लिखिएगा माई 5 आंसर्स आर करेक्ट, 4 आंसर्स आर करेक्ट, इस तरीके से लिखिएगा। करिए प्लीज करिए। अच्छा, एट टाइम्स आई फाइंड दैट कि आप भी रोज 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 वीडियो देखते देखते आप सोचते हो क्या रोज रोज लाइक करना पड़ा है, वीडियो तो देख ही रहे हैं, ठीक है, हर दिन ही तो कर रहे हैं, एक आध नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ऐसे कैसे? मैं भी अगर किसी दिन अचानक से सोचूं कि हर ही दिन तो इतना वीडियो बना लिया, अब रहने देते, अब कितना बनाएंगे, ठीक है, हो तो गया, बहुत हो गया, ठीक है। कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ आवर साइड, ठीक है। इफ आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन टू समथिंग, यू शुड ऑल्सो बी कीप मोटिवेटिंग मी, ठीक है। आप सोचिए मैं ज्यादा करने लग जाऊं और जो मुझे आपका फीडबैक मिल रहा है आपसे वो थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं भी तो चाहता हूं कि हर दिन वो फीडबैक थोड़ा सा और स्ट्रांगर होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, ठीक है। सो नेवर फॉरगेट टू गिव अ लाइक, give a comment on the video if you are really appraising something, if you have found something good, ठीक है। नहीं, अगर कुछ खराब लगा तो भी बताइए, मैं तो कहता हूं इनफैक्ट कोई क्वेरी है, कुछ भी है, वो भी आप डालिए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। द वे आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल, यू शुड ट्राई टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है। और ये वीडियोस आपको देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कोर्स में ही काम आ रहा है, ठीक है, एक सिंपल ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा भी है ना, उसे भी दीजिए, लेट हिम ऑल्सो डेवलप हिज माइंड इन इनकम टैक्स, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसी चीज नहीं है जो किसी डिग्री पाने के लिए काम आती है, ठीक है, अच्छा जीवन जीने के लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, राइट। तो ट्राई टू हेल्प एनीवन एवरीवन हु विश टू लर्न इनकम टैक्स, जिसको भी इनकम टैक्स पढ़ना है, कोर्स से मतलब नहीं है, कुछ भी कर रहे हो भाई, पढ़ना इनकम टैक्स, जानना चाहते हो, लर्न दिस। एनीबडी हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है, इंटरमीडिएट क्वालिफाई भी कर लिया, एग्जाम इंटर्नशिप कर रहा है, आर्टिकलशिप कर रहा है, उसे भी दीजिए ये वीडियो, कहिए पढ़ो। अरे पास हो गए उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनकम टैक्स में महारत हासिल हो गई है, ठीक है। इसमें बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से बताया जा रहा है, वॉच दिस, लर्न एंड यूज इन योर आर्टिकलशिप, ठीक है। Though I am primarily preparing you people for the intermediate level, right, in CS if we call executive level, लेकिन सच पूछिए तो ये लेक्चर्स ना अगर कोई फाइनल लेवल पे है और वो भी बच्चा देखे तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। हाँ, दिस कोर्स इज नॉट डिजाइन फॉर द फाइनल लेवल, बट स्टिल आई से कि यू विल फाइंड वे डिफरेंट देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, एंड दिस वुड बी मच 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 मोर of use when you are into your practice or when you are into your jobs, right। तो आप सबसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब तक आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन टू पार्टनर बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो एक बार पॉज करके करिए, मैं करने जा रहा हूं। अगर 1 लाख रुपए का माइनस है तो भी हम 1.5 लाख रुपए का रेम्युनरेशन दे सकते हैं कि नहीं? अरे 1.5 लाख की रेम्युनरेशन तो हर हाल में दे सकते हो, यहाँ भी 1.5 लाख दे सकते हैं। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट है, 1.5 लाख की रेम्युनरेशन दे सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट आ रहा है, हम 1.5 लाख रुपए रेम्युनरेशन घटाएंगे तो पीजीबीपी का लॉस आ जाएगा, -50,000 आ जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 1.5 लाख में रुपए में भी 1.5 लाख दे सकते हैं। 2 लाख रुपए में 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट 1,80,000 होता है, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर तो 1,80,000 दे सकते हैं। 1,50,000 हम बोलेंगे भी नहीं, अब हम बोलेंगे 2 लाख का 90%, 1,80,000। 4 लाख में क्या होगा? 4 लाख में होगा 3 लाख का तो 90%, और जब बचा 1 लाख इसका कितना? 60%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख का 90% 2.7 लाख, और 1 लाख का 60% 60,000 0.6 लाख, ये हो गया 3.3 लाख। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिए थे? 6 लाख। 6 लाख में क्या होगा? 3 लाख का 90%, बचा 3 लाख, और 3 लाख का 60%, 2.7 लाख ये हो गया, और ये कितना हो गया? 1.8 लाख। बताओ कितना हो गया? 3, 3.5, 4.5, ठीक है। ना आगे देखिए क्या लिखा है। Any remuneration above this limit is not allowed as deduction in the hands of the firm and also not taxable in the hands of the partner.
इससे ज्यादा अगर रेम्युनरेशन है तो वो फर्म को अलाउ नहीं होगी और पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगी। एग्जाम्पल, पार्टनर्स रेम्युनरेशन लिख रहे हैं ए बी एंड सी, ठीक है। कितनी कितनी रेम्युनरेशन दी गई है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 3 2 5 1 6 लाख रुपया। एज पर सेक्शन 40B, 40B में रेम्युनरेशन कैसे डिसाइड होती है? मैक्सिमम परमिशन बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट। तो अब जो भी बुक प्रॉफिट था, कैलकुलेशन आपको बुक प्रॉफिट के बेसिस पे आता है, तो हम सीधे बता दे रहे हैं सेक्शन 40B के हिसाब से मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो आ रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन इज 4.5 लाख, ठीक है। तो फर्म का जो प्रॉफिट था, फर्म का जो प्रॉफिट आ रहा था, ये सब घटाने के बाद मान लेते हैं 4 लाख आ रहा था, ठीक है। तो फर्म की पीजीबीपी की इनकम कितनी हो जाएगी? फर्म की पीजीबीपी की इनकम ये हो जाएगी प्रॉफिट 4 लाख, और इसमें डिस अलाउ हो जाएगा प्लस रेम्युनरेशन एडबैक हो जाएगा। कितना? 4.5 लाख ही अलाउड है ना। तो आप तो 6 लाख रुपए चार्ज करके प्रॉफिट लाए हो ना, 4 लाख, 1.5 लाख रुपए का ज्यादा खर्चा चार्ज किए हो, एडबैक होगा। रेम्युनरेशन टू पार्टनर एडबैक हो जाएगा 1.5 लाख का, 5.5 लाख। ये हो गया फर्म की पीजीबीपी। तो फर्म को अलाउ नहीं होगा 40B की लिमिट से ज्यादा, और पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा 40B की लिमिट से ज्यादा, ठीक है। यानी पार्टनर के हाथ में 3 2 5 और 1 6 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। पार्टनर के हाथ में भी 4.5 लाख रुपए ही टैक्सेबल होगा तीनों पार्टनर का मिला के। लेकिन पार्टनर के लिए तो 4.5 आप थोड़ी ना बोल सकते हो, आपको तो अलग अलग चाहिए। अब पार्टनर का तो हमको अलग अलग चाहिए ना, कितनी कितनी इनकम किसके हाथ में होगी। तो आपको डिवाइड कर देना होगा इस लिमिट को इन द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल रेम्युनरेशन। नाउ इनकम इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर हेडिंग दीजिए, इनकम टैक्सेबल या रेम्युनरेशन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। रेम्युनरेशन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। रेम्युनरेशन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। ए बी सी, ये किस रेशियो में होता है? इन द रेशियो of their original remuneration, ठीक है। तो 6 क्या था रेशियो, क्या हो जाएगा? इन द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल रेमुनरेशन अगर हम करेंगे तो था 3 2 5 1 3 2 और 1 ना, तो 3 2 1 हो गया। 3:2:1। और व्हाट इज द अमाउंट? 4.5 लाख। तो 4.5 लाख इंटू 3/6, 4.5 लाख इंटू 2/6, 4.5 लाख इंटू 1/6। ये पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, निकाल लीजिए। टू 2.25, 1.5, 7.5 जोड़ लीजिए, तीनों का मिला के हो गया ना 4.5 ही, 3 4 4.5, ये हो गया। इन द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल रेमुनरेशन 3:1 में हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। अच्छा, पार्टनर्स को एक्चुअल में दिलाया कितना है? पार्टनर्स से क्या छीन भी लेना है क्या पैसा? नहीं, पार्टनर्स को 3 2 5 और 1 6 दिलाया है।
बिल्कुल यही पैसा दिलाया है। एक्चुअल में आप बात समझने की कोशिश कीजिए, जब पार्टनरशिप डीड बनी थी तो उसमें लिखा था ए बी और सी को इतना इतना पैसा दिया जाएगा, 3, 2, 5 और 1 6 लाख रुपए दिया जाएगा। अरे इनकम टैक्स से क्या लेना देना है? अरे इनकम टैक्स को अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है पार्टनर को 3, 2, 5 और 1 6 लाख रुपया दे रहे हैं तो वो डिसअलाउ कर देना, वो टैक्स ज्यादा ले ले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स पेमेंट देने से नहीं रोक सकता। मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो वो नहीं रोक देगा, वो कहेगा भाई हम डिसअलाउ करते हैं, हम नहीं मानते ये खर्चा, मत मानो। ठीक है, किस मतलब मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना कि पार्टनर्स को दिया ही नहीं जा रहा इससे ज्यादा। नहीं, पार्टनर्स को 3 लाख 2 लाख 1 लाख दिया जा चुका है, पीएल में चार्ज भी है, वो एक्चुअल खर्चा वही है। ये तो इनकम टैक्स की कहानी है, कह रहे हैं 1.5 लाख रुपया ज्यादा मानते हैं हम एडबैक कर देंगे, तो कर दो। लेकिन साथ ही साथ ये भी कर रहा है कि ना इंसाफी नहीं करेंगे, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी सभी पार्टनर का मिला के 4.5 लाख ही इनकम भी बनेगा। सिंस फर्म को खर्चा 4.5 लाख कह रहे हैं तो पार्टनर की इनकम भी 4.5 लाख ही कहेंगे। तो पार्टनर को मिला कितना है? 3 लाख 2 लाख 1 लाख। लेकिन पार्टनर ए के हाथ में कितना टैक्सेबल हुआ? 3 लाख मिलने पे भी 2.25 लाख। बी को मिला 2 लाख, कितना टैक्सेबल हो रहा है? 1.5 लाख। सी को मिला 1 लाख, टैक्सेबल कितना हो रहा है? 0.75 लाख। तो छीनना नहीं है पार्टनर से, ये मत सोच लीजिएगा कि पार्टनर से पैसा भी खींचना पड़ेगा, नहीं। नाउ व्हाट इज बुक प्रॉफिट? ठीक है, बुक प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज दिस बुक प्रॉफिट? तो आप इसके लीजिए नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। ठीक है, बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का नेट प्रॉफिट पकड़ लीजिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट जो पीएल में दिखाई दे रहा है उसमें गड़बड़ियां है कुछ, बहुत सारे खर्चे ऐसे चार्ज हैं जो अलाउड ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो पहले सही तो करेंगे ना, प्रॉफिट गलती को तो सही करेंगे ना। हाँ, तो जितना भी डिस अलाउड एक्सपेंस है वो एड बैक करिए। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारी इनकम दिखाई दे रही है आपके पीएल में जो पीजीबीपी हेड की नहीं है? ये बुक प्रॉफिट का मतलब है पीजीबीपी का प्रॉफिट। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पीएल में जैसे हमने एक कंपनी की एफडी करा रखी है, अब उस एफडी पे ब्याज आ रहा है, ब्याज की इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, कंपनी का पैसा है, कंपनी के पैसे से एफडी करा रखी है, लेकिन जो इनकम आएगी वो बिजनेस की इनकम नहीं कहलाएगी। उस एफडी पे जो ब्याज आएगा वो कंपनी के हाथ में कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो ऐसी इनकम को लेस भी करना पड़ेगा। हाँ, तो आप यहां पे लेस कीजिए, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है, इसको लेस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, ये बुक प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो? रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए। क्या पीएल में ऑलरेडी रेम्यूनरेशन चार्ज होगा? हाँ, मैंने भी जो एग्जांपल लिया उसमें भी दिखाया था, देखो रेम्यूनरेशन वगैरह चार्ज था पहले ही, फिर ये प्रॉफिट आ रहा था। तो भाई रेम्यूनरेशन के लिए तो प्रॉफिट निकाल रहे हो तो रेम्यूनरेशन तो ऐड बैक कर दो, तब तो पता चले इतना प्रॉफिट है, इस पे कितना रेम्यूनरेशन देंगे। तो ऑलरेडी जो चार्ज रेम्यूनरेशन है उसको आप ऐड कर दीजिए। रेम्यूनरेशन रेम्यूनरेशन चार्ज्ड इन पीएल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स चार्ज इन पीएल, इसको ऐड बैक कर दीजिए। अच्छा, ब्याज पे भी वैसे ही लिमिट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी एक लिमिट होती है। ठीक है, और वो लिमिट क्या है मैं अभी आपको बता भी देता हूं, 12% की लिमिट है। लेकिन आप ब्याज 14% दे रखे, 15% दे रखे, तो जितना ज्यादा ब्याज दे रखे वो भी ऐड बैक कीजिए। एक्सेसिव इंटरेस्ट टू पार्टनर, ठीक है, जितना ज्यादा ब्याज दिए वो ऐड कीजिए। फिर उसके बाद जितना भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो घटा दीजिए, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, हाँ, आपको मैंने बताया था कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी ब्रॉट फॉरवर्ड होता है, पीजीबीपी लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो पीजीबीपी लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड है तो वो नहीं घटाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट पीजीबीपी लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, वो नहीं घटाना होता है। ठीक है ना, ये हाईलाइटेड पॉइंट है। ये जो आता है इसे कहा जाता है बुक प्रॉफिट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बुक प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या से पीएल का से नेट प्रॉफिट उठा लो, उसमें जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको एडजस्ट कर दो, मतलब कोई खर्चा डिसअलाउड है तो भाई उसको ऐड बैक कर दो, पीजीबीपी की इनकम है ही नहीं, वो कोई और हेड की इनकम है, घटा दो उसको।
फिर रेमुनेशन ऑलरेडी चार्ज इन पीएल है, उसको पूरा ऐड कर दीजिए, क्योंकि रेमुनेशन के लिए तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फिर अगर एक्सेसिव इंटरेस्ट टू पार्टनर दिया हुआ है तो वो भी आप ऐड बैक कर दीजिए, और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड है तो वो पूरा पूरा लेस कर दीजिए, ठीक है। तब इससे जो प्रॉफिट आएगा वो बुक प्रॉफिट होगा, इसी के बेसिस पे रेमुनेशन मिलेगा, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है पीजीबीपी का, तो वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है करंट ईयर के प्रॉफिट से, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेमुनरेशन, ठीक है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि पीजीबीपी का लॉस एडजस्ट नहीं होता है, होता है लॉस, लेकिन रेमुनेशन निकालने के लिए हम एडजस्ट नहीं करके देखेंगे। हम जो प्रॉफिट जिसपे रेमुनेशन कैलकुलेट करते हैं वो ये प्रॉफिट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 40B इटसेल्फ। 40B का ही दूसरा पार्ट क्या है, कंप्यूटेशन। अच्छा, ये तो हमने आपको दिखाई दिया, ये तो हमने दिखाई दिया कंप्यूटेशन। नाउ कमिंग टू मैक्सिमम परमिसिबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स इन फर्म, सेक्शन 40B। 40B का एक दूसरा पार्ट ये है जिसमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी बताता है, ठीक है। जिस तरीके से रेमुनेशन के लिए बताया गया वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी 40B में लिमिट दी गई है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है तो ये कंडीशन आपको मीट करनी पड़ेगी, 1 रुपए का भी अलाउ करना है तो भी मीट करनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ये लिखा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ये लिखना, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कभी मान लीजिए हमने 1 अप्रैल को डीड बनाई, हम भूल गए थे लिखना, फिर 1 जुलाई को हमने दोबारा से डीड बनाई और उसमें लिख दिया कि भाई 1 अप्रैल से देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे सकते हैं? नहीं। अब 1 जुलाई को अगर आप बनाए हो डीड जिसमें आप लिखे हो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो 1 जुलाई से ही दे सकते हो, उसके पहले का नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड नॉट एक्सीड 12%। 12% से ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए। कम देते हो अच्छी बात है, 12% ज्यादा दोगे डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। Any interest exceeding this limit is not allowed as deduction to the firm and also not taxable in the hands of partner. अच्छा, फर्म के हाथ में अलाउ भी नहीं होगा इससे ज्यादा ब्याज, और पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा इससे ज्यादा ब्याज। बिल्कुल वही रेमुनेशन वाली कहानी कि जितना हम फर्म को अलाउ कर रहे हैं, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी उतना ही कर रहे हैं। पार्टनर के हाथ में ये कौन सी इनकम होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनेशन, सब पीजीबीपी की इनकम होती है, राइट। चलिए, एक इलस्ट्रेशन है शानदार सा, मुझे लगता है ये आपके साथ करना चाहिए मुझे, तो मैं करूंगा भी। आइए इलस्ट्रेशन 22 पढ़ते हैं। Profit and loss account of X company for the year ending 31st March 24 is as follows. Now just tell me, is this a company? X company? नहीं। कंपनी कौन होती है? कंपनी वो होती है जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या फिर वर्ड लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है। एक्स कंपनी हम प्रोप्राइटरशिप को भी बना सकते हैं, ठीक है। सीओ लिख देने से, कंपनी लिख देने से कोई कंपनी नहीं हो जाता, ठीक है। हम राज इन कंपनी बना दिए तो राज इन कंपनी अगर हमने नाम लिख दिया तो ये प्रोप्राइटरशिप का भी नाम हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म का भी नाम हो सकता है, ठीक है। कंपनी अगर वो है तो भाई कंपनीज एक्ट आपके ऊपर लगा है, इसका मतलब, ठीक है। और कंपनी से कहता है कि नाम के आगे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, ठीक है, उससे पहचान होती है कंपनी की। ये सब मैं बता देता हूं कि अगर बच्चे को नहीं पता है तो पता चल जाए, और अगर आपको पता होता है तो आप नाराज नहीं होइएगा कि सर कैसी छोटी छोटी बातें बोलते हैं, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बोलता हूं कि किसी को नहीं पता है तो उसका भला हो जाए, ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप फर्म ही है। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, रेमुनेशन टू पार्टनर एक्स 6 लाख, वाई 9 लाख, जेड 55 लाख। तो ये रेमुनेशन तो जोड़ना होता है, आपको मालूम है ना, रेमुनेशन जोड़ेंगे तब बुक प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसमें लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसी में हम एडजस्टमेंट करेंगे सारी। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हाफ पोर्शन, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई है 50,000 रुपया, भैया ये तो लेस होगा ना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एचपी में जाएगी, यहां से हटाइए, ठीक है। फिर ये तीनों का रेमुनेशन, ये सब आपको एड बैक करना होगा। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, ये तो अलाउड ही नहीं होता, आपको मालूम है ना, डिस अलाउड एक्सपेंस है, तो ये तो एड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट टू पार्टनर 13.5% के हिसाब से इतना आया है, तो 1.5% इंटरेस्ट एड बैक करना पड़ेगा आपको। अब 13.5% के हिसाब से ब्याज अगर 40,000 रुपया आया है तो 1.5% के हिसाब से कितना आएगा आप निकाल लेंगे? हाँ, हम निकाल लेंगे। देखिए 13.5% के हिसाब से ब्याज इतना आया है, अगर हमको निकालना हो कि इसमें 1.5% कितना है तो हम ऐसे करेंगे, 40,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1,10,000 हुआ। 1,10,000 को हम डिवाइड करेंगे 13.5 से, इंटू कर देंगे 1.5। अगर 13.5% का ब्याज 1,10,000 बनता है तो 1.5% का ब्याज कितना बनेगा? इतना डिसअलाउड है, एड बैक कर देंगे। अलग अलग भी निकाल सकते हैं हर पार्टनर का,
तीनों पार्टनर का अलग अलग निकाल लीजिए, 13.5% पे 40,000 हुआ तो 1.5% कितना हुआ, और फिर तीनों पार्टनर का मिला के जितना होगा उतना एडबैक कर दीजिएगा। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इंटायर प्रॉपर्टी, एक्चुअली बता रहा है आधी प्रॉपर्टी किराए पे थी, तो आधी प्रॉपर्टी किराए पे थी तो इसका मतलब है कि आधी प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पूरी प्रॉपर्टी का यहाँ चार्ज कर रखे हैं, नहीं, तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी आधी प्रॉपर्टी का चार्ज करो जितने में बिजनेस कर रहे हो, जिसको किराए पे दिए हुए जितना पोर्शन उसका वहां से घटाना ना, जीएवी से म्युनिसिपल टैक्सेस घटाते तो हैं हम लोग, तो वहां से आधा घटेगा, तो ये जो होगा प्लस 2500 आधा एडबैक हो जाएगा, ये ज़्यादा खर्चा है। अदर एक्सपेंसेस ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आईयूएस की इनकम होती है, माइनस करना होगा इसको भी। देख रहे हो कितनी सारी एडजस्टमेंट है, कितना सारा तो गलती है वही एडजस्टमेंट करना होगा। तो इस तरीके से आपको बुक प्रॉफिट निकालना होता है, मेहनत होती है। अभी और इन्फॉर्मेशन, आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 48,500 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36, 37, 1, 43B। लो अदर एक्सपेंसेस में कह रहा है 2,10,000 में से 48,500 डिडक्टेबल नहीं है डिफरेंट सेक्शन में, तो भाई ये भी एड बैक कीजिए। On January 15, 2024, the firm pays an outstanding GST liability of 42922 of the previous year 22-23। अच्छा देखिए, मेरा प्रीवियस ईयर है 23-24, ठीक है। इस प्रीवियस ईयर 23-24 में, जनवरी 15-24 को प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने जीएसटी लाइबिलिटी 2922 की पे की है, ठीक है, 2922 की पे की है, जो कि 22-23 का था, ठीक है। दिस अमाउंट as this amount pertains to previous year 22-23, it has not been debited in the aforesaid PL account। ये 22-23 के PL में चार्ज नहीं हुआ था, उसकी जीएसटी आपने अभी पे की है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं, अभी आप सेक्शन पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। ये है सेक्शन 43B, ठीक है। 43B में ये बताया हुआ है कि कुछ पेमेंट बेसिस पे ही घटती है, ठीक है। आप अपनी रिटर्न के पहले जमा कर लीजिए वो खर्चा, तभी आपको अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये अभी आगे चल के हम पढ़ाएंगे आपको कि ये आपका 43B से सब्जेक्टेड है, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्सेस वगैरह टू गवर्नमेंट, ये 43B से सब्जेक्टेड है। तो सिर्फ 22-23 में ये पे नहीं ना हुआ था, या फिर 22-23 की रिटर्न जमा करने तक भी पे हुआ नहीं था, इसलिए ये अलाउ ही नहीं हुआ था 22-23 में। तो वहां पे लॉ 43B ये कहता है कि जब भी आप पे कर देंगे तब अलाउ कर देंगे, तो इस बार ये अलाउ हो जाएगा, तो इस बार ये माइनस करना होगा। आप अगर ये वाला बात नहीं समझे हो ना पॉइंट 2 की, तो आप टेंशन मत लो, बस ये आप घटा दो, अभी मेरे कहने पे घटा दो। ये नहीं समझ में आया है तो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी 43 आप पढ़े नहीं हो 43B, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में बैठा हो। जेड इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, जेड का तो उड़ा ही दो, फिर ये तो डिसअलाउ है ही है, जेड तो वर्किंग पार्टनर ही नहीं है, तो जेड की रेमुनेशन अलाउ ही नहीं होगी। द फर्म ओन्स अ हाउस, the ground floor of which is used for business purpose, the first floor is given on rent, municipal taxes paid on this, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी रिटर्न के पहले जमा कर देना होता है, अलाउ हो जाता है। तो यहाँ पे तो 2500 रुपया आपको अलाउ होगा, 2500 रुपया डिसअलाउ होगा, ठीक है। फाइंड आउट द नेट इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द पेमेंट टू पार्टनर इन द हैंड्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलिए ठीक है, फर्म की इनकम भी निकालनी है, और पार्टनर को जो पेमेंट की गई है उसका टैक्स ट्रीटमेंट पार्टनर के हाथ में क्या होगा। तो फर्म की इनकम निकालते हैं, उससे मैक्सिमम परमिसेबल रेमुनेशन इंटरेस्ट निकालते हैं, और फिर हम लोग पार्टनर की इनकम भी निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे एक विशेष बात बहुत ध्यान दीजिएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस जो 10 मई को पे किया गया है ना, तो देखिए बिजनेस में म्युनिसिपल टैक्सेस जो होता है वो 43B लगता है उसके ऊपर, तो आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक जमा करना होता है। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है, तो भाई आपको पता ही है 2 डेट होती है, जुलाई होती है और अक्टूबर होती है, तो व्हाटएवर जो भी होती होगी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, मई 10 को अगर किया है तो बिजनेस में तो ये अलाउ हो जाएगा। लेकिन जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप निकालते थे तो आपको याद है म्युनिसिपल टैक्सेस कौन सा अलाउ होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर ये 23-24 पे नहीं हुआ है, तो आधा म्युनिसिपल टैक्सेस आपका पीजीबीपी में अलाउ होगा, और आधा बचा ये हाउस प्रॉपर्टी का है म्युनिसिपल टैक्सेस, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से अलाउ हो नहीं पाएगा, क्योंकि 23-24 की जब आप इनकम निकालोगे तो ये नहीं घट पाएगा, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ईयर पेड होना चाहिए था, ठीक है। ये म्युनिसिपल टैक्सेस 24-25 में जाके घटेगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, ठीक है। चलिए आइए देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल हमने लिया 32,000। अब देखते जाइए, जो नहीं समझ में आएगा आप बोलेंगे हमें। इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28, देखिए 50,000 रुपये मैंने किराया कहा था हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, तो वहाँ हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, हटाइए यहाँ से। इंटरेस्ट
अदर सोर्सेज की इनकम में हटाइए यहाँ से, ठीक है। अब बैलेंस वैलेंस जो निकाल रहा है जोड़ घटाना वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद और क्या, रेमुनेशन पूरा पूरा ऐड बैक कीजिए। रेमुनेशन कितना है, 6 लाख ये एक्स का, 6 लाख, 9 लाख, 15 लाख, 15 लाख 55,000, 15,55,000 रुपये ऐड कीजिए। इंटरेस्ट टू पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12%, इन एक्सेस ऑफ 12% ये निकाल लीजिए। 1,10,000 डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 1.5, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 1.5, ये आ रहा है 12,222 रुपया 22 पैसा। 12,222 रुपया रख लीजिए आप यहाँ, ऐड बैक कर दीजिए जितना ज़्यादा था। इनकम टैक्स मैंने कहा था कि पर्सनल एक्सपेंस होता है, ये अलाउड नहीं होता है, डिसअलाउड एक्सपेंस है, तो ये ऐड बैक कर दीजिए। म्युनिसिपल टैक्सेस आधा डिसअलाउ हो जाएगा, आधा आपने ऐड बैक कर दिया। फिर पॉइंट नंबर 1 नोट में था कि 48,500 रुपये का खर्चा डिसअलाउड है डिफरेंट सेक्शन में, अब जो भी वजह से हो आप यहाँ पे ऐड बैक कर दीजिए। और जीएसटी जो मैंने पे किया था पुराने साल का इस बार, तो वो इस बार अलाउ हो जाएगा क्योंकि 43B यही कहता है। ये मैंने कहा भी कि आपने 43B नहीं पढ़ा है, तो बस मेरे कहने पे मान लीजिए, इसको लेस कर दीजिए। ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। अब जब बुक प्रॉफिट आ गया तो बहुत आसान सी बात है, पहले 3 लाख का 90%, बचा कितना, 15,45,300 में से 3 लाख घटाएंगे तो 12,45,300 बचेगा। 12,45,300 का 60% आप यहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो 2,70,000 और 12,45,300 इंटू 60%, 7,47,180, ये हो गया 10,17,180, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब हम इनकम फ्रॉम, ये आपका हो गया रेमुनेशन, ठीक है, इतना रेमुनेशन अलाउ हो जाएगा। अब हम इनकम फर्म की निकाल लेते हैं। अब इनकम फर्म की निकाल लीजिए। जीएवी 50,000 रुपया, जो रेंट था ना हाउस प्रॉपर्टी का 50,000 रुपया पीएल में था, ये वाला, इसी को हम जीएवी ले रहे हैं। अब आप पूछोगे सर इसको जीएवी कैसे ले रहे हैं, ये होगा क्या एक्चुअल में, ये एक्चुअल रेंट है। स्टेप नंबर 1 होता है फेयर रेंट, स्टेप नंबर 1 होता है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, दूसरा होता है एक्चुअल रेंट, और दोनों में से जो हायर होता है वो जीएवी होता है। 99.99% ऑफ द केसेस में एक्चुअल रेंट ही ज्यादा होता है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ये सब कम होते हैं, मार्केट में रेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जब भी कभी ये परेशानी आए कि आपको ये बाकी डाटा नहीं दिया हुआ है, तो आप हमेशा एक्चुअल रेंट को ही क्या कर लेंगे, सीधे जीएवी ले लीजिए, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो कहाँ गया बच्चों, ये रहा जीएवी आपका। म्युनिसिपल टैक्सेस घट नहीं पाएगा क्योंकि ये अप्रैल 2024 में पे हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर पे होता तभी अलाउ होता। कोई बात नहीं, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कुछ दिया ही नहीं है, तो बस ये 35,000 HP की इनकम हो गई। अब उसके बाद बुक प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था देख लीजिए, 15,45,300, इसमें से रेमुनेशन घटा दीजिए, ये पीजीबीपी की इनकम हो गई। ये बुक प्रॉफिट को हम सही करके निकाल ही लिए थे, इसमें से रेमुनेशन घटा दीजिए, ये आ गया एक्चुअल पीजीबीपी प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आईयूएस की इनकम हो गई। तो ये 35,000 HP की इनकम है, ये पीजीबीपी है, ये आईयूएस है। अब इन तीनों को जोड़ के ये जीटीआई निकल गया, ग्रॉस टोटल इनकम फर्म का, ठीक है। अब कोई डिडक्शन अगर हमें नहीं पता है तो हम उसको नील ले लेते हैं, कोई डिडक्शन नहीं है, तो यही टोटल इनकम हो जाती है 623,120। यही चीज यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ था, नेट इनकम, ये टोटल इनकम को कहते हैं। अब पार्टनर के हाथ में रेमुनेशन कितना है, 10,17,180। अब जेड को तो मिलेगा ही नहीं रेमुनेशन, सिर्फ एक्स और वाई को मिलेगा। एक्स और वाई का रेशियो क्या हो गया, एक्स को मिला था 6 लाख, वाई को मिला था 9 लाख, तो 6:9 का रेशियो हो गया, 6:9। हम 2:3 भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, 2:3 का रेशियो हो गया। तो ये जो रेमुनेशन है वो 2:3 में बांटी जाएगी, 10,17,180। अब बांट के देख लीजिए, ये वाला जो फिगर होगा 10,17,180, 10,17,180 इंटू 2/5 करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। 2:3 के रेशियो में बांटना है, 10,17,180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5।
4,06,872, ये आ गया 4,06,872। इंटरेस्ट टू पार्टनर भी निकाल देते हैं। 40,000 रुपए का ब्याज है तो 40,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 13.5, अरे इंटू 12। भाई पार्टनर के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? सिर्फ 12%। 40,000 13.5% है, तो आप 13.5% की मदद से 12% निकालिए कितना होगा। तो हम करेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 12, ये हो गया 35,555.55, 35,556। ये कैसे निकला? यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। 40,000 रुपए का ब्याज था 13.5% के ब्याज पे, और हमको निकालना है 12% के रेट पे। तो इस तरीके से आप तीनों का निकाल लीजिए। जेड को तो रेम्युनरेशन देखिए मिलनी नहीं थी, बाकी दोनों का इंटरेस्ट निकाला गया इस तरीके से। ये हो गया अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 40B। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। विल स्टॉप हियर।